आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमी को तुम लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कर दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। राहत इंदौरी का ये शेर गुजरात के कुछ लोगों के दिलों में तीर की तरह चुभ रहा है। लोग कहेंगे बात पुरानी है, कुछ लोग कहते हैं कि छोड़िए पुरानी बातों को अब, लेकिन इंसाफ, अदल, वो इंसान को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। 2002 के जो दंगे हुए और नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, उसके बाद लगातार गुजरात दंगों के मामलों में जो आरोपी थे, जो दोषी भी साबित किए गए, तमाम एक के बाद एक बरी होते चले गए। और इसमें 2014 के बाद 2002 के दंगों के दोषी आरोपियों के रिहा करने में काफी तेजी आई, काफी रफ्तार आई। 2014 के बाद ये चीजें बहुत होने लगी। और आप सोचिए कि अगर आपकी आंखों के सामने आपके परिवार को उजाड़ देने वाले कोर्ट से बरी होकर आ जाएं, आपने खुद ने जब देखा था कि आपकी आंखों के सामने क्या क्या हुआ था, और वो कोर्ट से बरी होकर आ जाए, या उसको बिल्किस के आरोपियों की तरह, दोषियों की तरह सजा सुना दी जाए और उसके बाद सरकार उन्हें रिहा कर दे, वो आपके आंखों के सामने आए कि उन्होंने आपका बलात्कार किया, उन्होंने आपके घर के 6 लोगों की हत्या कर दी, उन्होंने आपके 3 महीने के बच्चे को उठाकर कुचल दिया, वो आपके सामने आकर खड़े हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? आप क्या सोचेंगे? आप सोच कर देखिए। गुजरात का मुसलमान वही फील कर रहा है, वही महसूस कर रहा है। एक के बाद एक अलग अलग 9 मामले थे, एक के बाद एक सब मामलों में सब बरी हो गए। और ये अपनी पिछले 21 साल की जो लड़ाई रही इंसाफ की, ये लोग इंसाफ मांग रहे थे पिछले 21 साल से। वो अनभक्तों की तरह एनकाउंटर की मांग नहीं कर रहे थे, वो अदालत से इंसाफ मांग रहे थे कि हमें इंसाफ मिल जाए। उनमें से कई लोगों का आज कहना है कि हम लोग अब ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारी 21 साल की जो लड़ाई थी, कानूनी लड़ाई, इंसाफ के लिए जो लड़ाई थी, न्याय के लिए जो लड़ाई थी, वो हमारी बेकार चली गई, ऐसा हमें लगता है। ये पीड़ितों का कहना है। मुस्लिमों से नफरत का एक पर्यायवाचक शब्द बन चुका है अब जय श्री राम, ऐसा लगता है। बिल्कुल, भगवान जय श्री राम जो थे वो एक अलग पूरा उनका वो रहा है। और जैसे वो कहा गया था ना, अच्छा आतंकवादी, बुरा आतंकवादी चीजें हुई थी, ऐसे अब ऐसा लगता है कि अच्छा हिंदू और बुरा हिंदू, ये अब डिवाइड होने लगा है सारी चीजें। भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम राम उन्हें कहा गया, उनकी एक अलग इमेज, अलग छवि, अलग चीजें उनके बारे में बताई गई। लेकिन आज के दौर में जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों से नफरत करने के लिए किया जा रहा है। भगवान जय श्री राम के नारे को मुसलमानों से नफरत का एक पर्याय शब्द जो है वो बना दिया गया है। और जैसा मैंने बताया कि 2014 में मोदी जब से प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से 2002 के दंगों से जुड़े ज्यादातर आरोपियों को रिहा करने का सिलसिला शुरू हो गया। जो पहले दोषी पाए गए उन्हें भी बरी कर दिया गया। नरेंद्र मोदी को तो पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 मामले जो है वो बंद करने का फैसला सुना दिया। 9 मामले चल रहे थे और 8 मामले उसमें से बंद करने का फैसला सुना दिया गया। जबकि 1984 के जो दंगे हुए, उसका मामला आज तक अदालतों में चल रहा है। अब ऐसे में 2002 के दंगों के मामलों को बंद करने की सुप्रीम कोर्ट में इतनी जल्दबाजी क्यों हुई, यह भी एक सवाल है। कि 1984 के दंगों के मामले आज तक चल रहे हैं, 2002 के दंगों के मामले गुल बंद कर दिए गए। और हिंसा के बदले हिंसा को जायज ठहराने कर जो है वो ये जो कहा गया कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, यही हमारे लोकतंत्र पर धब्बा है।
यही हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली चीज़ है कि जहाँ पर आप हिंसा के बदले हिंसा को आप जायज़ ठहरा रहे हैं और आप उसे क्रिया की प्रतिक्रिया बता रहे हैं। तो ऐसे में तो अगर पहलू खान का बच्चा अगर AK-47 लेकर मारने आ जाएगा तो उसको आप ये कहेंगे कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, इसके बाप को हिंदू गुंडों ने मार दिया था इसलिए इसने बंदूक उठा लिया, ये कहेंगे आप? सही मानेंगे आप उसको? मैं तो सही नहीं मानूंगा। तो ये जो क्रिया की प्रतिक्रिया जो लोग कह रहे हैं ना, उन्हें इस बात को समझना चाहिए। 59 कार सेवकों को जलाकर मारा गया 27 फरवरी 2002 के दिन, और उसी के बाद कई लोगों ने यह भी कहा कि ये जो ट्रेन जलाई गई या जली या जो भी, इसको एक साजिश बताया। कई लोगों ने, मुसलमानों ने ही नहीं, कई हिंदू भाइयों ने भी इसे साजिश बताया कि जो 59 कार सेवकों को मारा गया था वो एक साजिश थी। और कई लोगों ने गुजरात के 2002 में जो हुआ उसे दंगा नहीं कहा, उसे मुसलमानों का नरसंहार कहा। कुछ लोग ये मानते हैं, मुसलमान नहीं, कई हिंदू मानते हैं इस बात को। और कार सेवकों की लाशों का इस तरीके से इस्तेमाल किया गया, जो 59 कार सेवकों को जलाकर मारा गया, जिनकी बहुत बुरे तरीके से विचारों की उनकी हत्या हुई, हमारी संवेदना उनके साथ हमेशा है। गलत हुआ क्योंकि एक इंसान की मौत पूरी इंसानियत की मौत होती है। तो ये जो कार सेवकों की जो लाशें थी उसका इस्तेमाल एक प्रतीक के तौर पर किया गया था। हर हिंदू के घर में उन जली हुई लाशों की तस्वीरें पहुंचाई गई थी। किसने पहुंचाई थी? किसके कहने से पहुंचाई थी? यह आज तक बड़ा सवाल है। कोर्ट में तमाम चीज़ों को पता नहीं क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया और प्रत्येक हिंदू के घरों में ये चीज़ें पहुंच गई। और कई लोगों ने, आज भी कई लोग इसे मानते हैं कि ये सरकार, राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा था, गुजरात 2002 का दंगा। और कई रिपोर्टें ऐसी भी आई कि पुलिस ने प्रताड़ितों को सुना ही नहीं और उनके मामले भी दर्ज नहीं किए। कई खबरें ऐसी भी आई थी, कई रिपोर्टें ऐसी भी आई थी कि पुलिस ने मामले दर्ज नहीं किए, और कई जगहों पर यह खबरें भी आई कि सबूत ही मिटा दिए गए। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबूत ही मिटा दिए गए। आज 21 साल के बाद कोर्ट यही कह रही है कि सबूत ही नहीं है किसी के खिलाफ, इसलिए इन्हें बरी कर दिया जाता है। कहाँ पर कहीं 99 मुसलमानों को मारा गया, कहीं पर 11 मुसलमानों को जला के मारा गया, कहीं पर 35 मुसलमानों को जलाकर मारा गया। एक घर में तो ये था कि एक घर के अंदर तकरीबन 250 लोगों को वहाँ पर था। 50 मुसलमान दंगों के वक्त जब दंगे शुरू हुए तो 50 मुसलमान एक घर में जाकर बंद हो गए। आप सोचिए, ये जानवरपना, ये हदें पार। कई लोगों को ये बातें नहीं पता कि जब दंगे से बचने के लिए 50 मुसलमान जब एक घर में जाकर घुस के बंद हो गए तो कुछ गुंडों ने उस मकान के अंदर बिजली के तारों का करंट छोड़ा और मुसलमान जलकर मर गए। ये भी हुआ था 2002 के दंगों के अंदर। सब याद रखा जाएगा और सब याद रखा जाना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। इंसाफ के लिए दंगा नहीं करना है। हम ये नहीं कहेंगे कि क्रिया की प्रतिक्रिया, इंसाफ, अदल, न्याय, ये चीजें हैं जिस पर हमारा संविधान टिका हुआ है। ये वो चीजें हैं जिससे हमारा संविधान हमें मजबूती देता है। और किसी भी देश के लिए सिर्फ सड़कें बना देना, फ्लाईओवर बना देना, गार्डन बना देना, सिर्फ यही विकास नहीं होता है। इंसाफ देना, इंसाफ दिलाना, ये होता है विकास। और जहां पर न्याय प्रक्रिया सही नहीं होगी तो वहां पर आतंकवादियों को अपना पांव घुसाने की बहुत अच्छे से उनको जगह मिल जाती है। इस बात को भी समझना होगा। अब जब दंगे हुए, जो तमाम चीज़ें हुई, कई जगह सुबुतों के मिटाने की बातें आई, और ये सब होने के बाद हालांकि 2006 के आसपास जब सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें हुई तो लोगों को एक न्याय की उम्मीद जागी थी कि हाँ चलो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में तकरीबन 594 मामलों को दोबारा खोला और 600 लोगों को जेल जाना पड़ा था। अब कई जगहों पर यह हुआ कि बिल्किस के गुनहगारों को सजा तो हुई, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी उनको भी, गुजरात की निचली कोर्टों ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दी, लेकिन वो भी मोदी सरकार ने उन्हें भी रिहा कर दिया। 11 आरोपी थे जिन्होंने बिल्किस बानो का बलात्कार किया था और बिल्किस बानो के परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें रिहा करवा दिया आज़ादी के नाम पर। अब
2008 में गुजरात दंगों की छानबीन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी बनाई थी और कहा कि इसकी पूरे तरीके से अच्छे तरीके से छानबीन की जानी चाहिए। लेकिन सवाल अब ये उठ रहे हैं कि एसआईटी बनाने में भी सुप्रीम कोर्ट को 6 साल क्यों लगे? उस वक्त की सरकारें क्या कर रही थी? मोदी जो कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने मुझे फंसा दिया, जबकि कांग्रेस ने तो 6 साल तक एसआईटी तक नहीं बनने दी। केंद्र में सरकार थी कांग्रेस पार्टी की। तो ये चीजें लोगों को समझनी चाहिए कि न्याय आपसे कितना दूर जा रहा है। आपको एक ताकतवर के सामने लड़ने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये आप जाकर पूछिए बिल्किस बानो के घर वालों से, या आप जाकर पूछिए कांग्रेस के सांसद रहे एहसान जाफरी की पत्नी से, बड़ी पत्नी ज़किया जाफरी साहब जाकर पूछिए। ये सवाल उठना लाजमी है। एक इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट ने बनाई और कुछ मामले उन्होंने दर्ज किए, लेकिन हैरानी की बात है कि जब एसआईटी बनाई गई, ये तमाम चीजें हुई, तो इन्वेस्टिगेशन टीम ने बीजेपी नेताओं के, उस वक्त के पुलिस अधिकारियों के, उस वक्त के आरएसएस के नेताओं के और हिंदू संगठनों के जो नेता थे, उनके कॉल रिकॉर्डिंग की छानबीन से ही साफ इनकार कर दिया। वहीं से पता चल जाता था कि इंसाफ कैसा होगा। क्यों इनकार किया, किस लिए इनकार किया, नहीं पता। इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, ये कहा गया कि हम जांच करेंगे बहुत बारीकी से, लेकिन शुरू में ये कर दिया कि हम बीजेपी नेताओं के बयान, उस टाइम पे पुलिस अधिकारियों के बयान, हिंदू संगठनों के नेताओं के बयान, इसकी रिकॉर्डिंग, माफ कीजिएगा, इनके रिकॉर्डिंग वगैरह जो है, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह, उसकी छानबीन हम नहीं करेंगे। साफ इनकार कर दिया था। आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया गया, गवाहों को सुरक्षित रखने का कोई इंतजाम भी नहीं किया गया और आरोपियों को छोड़ दिया गया। हमने देखा पिछले दिनों बिल्किस के देवर पर, बिल्किस के मामले में जो गवाह थे उस पर भी हमला हुआ, उसके बेटे पर हमला हुआ। तो कई चीजें सवाल खड़े करती। 2006 में ज़किया जाफरी गुजरात दंगों की उन्होंने एक इस मामले को बड़ी साजिश बताया और 2006 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो एक मामला दर्ज किया गया साजिश को लेकर। लेकिन एक लंबी सुनवाई यहाँ पर हुई, एक लंबी मामला ये चला, लेकिन 2022 में मोदी को क्लीन चिट दे दी गई। क्लीन चिट कैसे दी, क्यों दी, ये कई चीजें सवाल उठ रहे हैं। अब यह भी है कि क्या एसआईटी की जो क्लोजर रिपोर्ट और निचली अदालतों के फैसलों से ही मोदी को दंगों से जुड़ा होने के आरोपों से क्या मुक्ति मिल जाती है? यह बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि यह भी सवाल उठा कि जब दंगे हुए थे, नरेंद्र मोदी को दंगा पीड़ितों की जगहों पर पहुंचने में, इलाकों में पहुंचने में 5 दिन कैसे लग गए। कई लोग यह भी कहते हैं कि जहां पर भी दंगा होता है, अगर आधे घंटे के अंदर अगर वहां पर पुलिस नहीं पहुंचती है तो इसका मतलब यह होता है कि वो दंगा राज्य सरकार का प्रायोजित दंगा है। ये लोगों की मानसिकता बन चुकी है। कुछ लोगों ने बातें कही है कि ये माना जाए, क्योंकि पुलिस कहीं भेजना किसी भी सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है। 5-5 घंटे हो गए, दंगों में लोग मरते रहे, काटे गए, जलाए गए, पेट चीर कर बच्चों को निकाला गया, पुलिस नहीं पहुंची। बड़ी हैरानी की बात। इस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन टीम ने कुछ नहीं किया, सबूत नहीं मिले। हालांकि जिसे आधार बनाकर दंगे करवाए गए, उस जली हुई ट्रेन की फॉरेंसिक जांच भी 2 महीने बाद क्यों कराई गई, ये भी सवाल उठ रहे हैं। ये वो सवाल हैं जो हमेशा लटकते रहेंगे, हमेशा ये सवाल उठते रहेंगे कि फॉरेंसिक जांच 2 महीने बाद आप करा रहे हैं तो क्या मिला होगा वहां पर जांच एजेंसियों को, ये भी सवाल उठे। 2 महीने बाद क्यों की गई कार्रवाई, जबकि उस जली हुई ट्रेन के फोटो फौरन लोगों के जगहों पर, हर जगह पर वायरल कर दिए गए थे, हर जगह पर पहुंचा दिए गए थे, हर हिंदू के घरों में पहुंचा दिया गया था कि देखो ट्रेन ऐसी जलाई गई। और ऐसा क्यों हुआ कि आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के बयान को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। किसी भी अदालत ने उनके बयान पर ध्यान ही नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी भी जो बनी उसने भी बिल्कुल क्या नज़रअंदाज कर दिया। ये कई सवाल है दोस्तों जो कचोटते हैं इंसानियत के, जो पैरवी करने वाले लोग हैं, जो इंसान हैं, उनको ये सवाल बिल्कुल कचोटेंगे। सितंबर 2002 में जब ये गोधरा के जो दंगे हुए, जो ट्रेन जली और जो गुजरात के दंगे हुए, महज इसके 4 से 6 महीने के बाद में नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने, वीएचपी ने गौरव यात्रा निकाली। मेहसाणा में नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ कई भड़काऊ भाषण दिए और ये तक कहा कि इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, इनको अच्छे से सीधा कर दिया, इनको ठिकाने लगा दे।
ये तमाम अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था मोदी के भाषण में। मेहसाणा में मोदी ने वो भाषण दिया था अगस्त 2002 में, उसमें उसके बाद भी, माफ कीजिएगा, सितंबर 2002 में, उसके बाद भी उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई कोर्ट के अंदर भी। हालांकि जो एसआईटी की टीमें थी, इन्वेस्टिगेशन टीमें थी, कई चीजें नरेंद्र मोदी के बयान और कुछ चीजों को लेकर कई चीजें हुई भी, लेकिन उसके बावजूद भी क्लीन चिट आखिर मिल कैसे गई, ये काफी सवाल बड़ा उठ रहा है लोगों के जहन में। और कई ऐसी बातें कही नरेंद्र मोदी ने जो मुसलमानों के खिलाफ, इसका क्या मतलब होता है आखिर? क्या हमने ठिकाने लगा दिया या हमने सबक सिखा दिया? ये तमाम चीजें। और सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी गठित की, 6 साल बाद गठित की, 6 साल लगा दिए। और जैसा मैंने बताया, गौरव यात्रा में जो बातें हुई, उसके अलावा भी बीजेपी और हिंदू संगठनों के नेताओं की तरफ से आए दिन ये चीजें चलती रहती है। 2002 के जो चुनाव हुए गुजरात के, वहां पर भी अमित शाह ने खुद ये बयान दिया कि 2002 में हमने अच्छे से सबक सिखा दिया। यदि ये खुद सबूत देते हैं कि हाँ हमने किया, उसके बाद भी कोर्ट कहती है कि सबूत नहीं मिले, इस वजह से बरी कर दिए गए। अब 2002 के दंगे, पूरा सिस्टम क्या इसमें शामिल था? क्या सारे अधिकारी, सरकारें, सिस्टम, हिंदू संगठन, क्या सब इसमें शामिल थे? ये माना जाए। 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 2002 दंगे के जो आरोपी थे लगातार उनको बरी किया गया। और उससे पहले 2016 में गुजरात की साबरकांठा कोर्ट ने सबसे पहले 6 आरोपियों को बरी कर दिया, जिन पर ब्रिटिश मूल के 3 मुसलमानों को और एक कार ड्राइवर को जिंदा जलाकर मारने का उन पर आरोप था। तो बनासकांठा की कोर्ट ने 6 आरोपियों को बरी कर दिया। ये भी बड़ा वो। उसके बाद में 2016 में ही अहमदाबाद की एक अदालत ने गुलबर्ग सोसाइटी से जुड़े मामले में 24 आरोपियों को दोषी पाया और 39 आरोपियों को बरी कर दिया। इसी मामले में मोदी पर कई आरोप भी लगे थे। इस मामले के जो गवाह थे इम्तियाज, उन्होंने कहा कि मैं एहसान जाफरी के पास में खड़ा था, जो कांग्रेस के सांसद थे जिनको जलाकर मारा गया। मैं उनके पास खड़ा था और उन्होंने बताया कि मैंने नरेंद्र मोदी को कॉल किया था, नरेंद्र मोदी ने गाली दी और पुलिस नहीं भेजी। यह आरोप लगाया था इम्तियाज ने। कोर्ट में दर्ज है ये बयान, लेकिन फिर भी कोर्ट कह रही है सबूत नहीं मिले। कॉल रिकॉर्डिंग की छानबीन या क्या हुई क्या नहीं हुई नहीं पता। अब उच्च न्यायालय ने 17 अपीलें दायर की थी, लेकिन अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मामलों को बंद करने का फैसला सुना दिया। जैसा मैंने बताया, 1984 का मामला अब तक चल रहे हैं उसके मामले, लेकिन 2002 के मामलों में पता नहीं सुप्रीम कोर्ट को क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फौरन क्लोजर रिपोर्ट सारी करवा दी। अब सवाल यहां पर यह कि पहचान किए जाने के बाद भी कई गवाहों ने पहचान की कि हाँ ये थे। उसी में से कई लोग ऐसे थे कि जिन्होंने ये बयान दिया कि 28 फरवरी के रोज़ वीएचपी ने, बजरंग दल ने बंद का ऐलान दिया था और नरोड़ा में बहुत लोग आकर जमा हो गए थे हिंदू, और वो लोग किसी का इंतज़ार कर रहे थे। फिर देखा भीड़ में माया कोडनानी चल कर आई और भीड़ ज़्यादा थी, इसलिए वो एक स्टूल लगाकर या कुर्सी लगाकर उस पर खड़ी हुई और उन्होंने हमारे मकानों के सामने देखकर कहा कि इन्होंने, मुसलमानों ने हमारे कार सेवकों को जला दिया, ट्रेन जला दी, इन्हें साफ कर दो, ये बचने नहीं चाहिए, बदला लो। और उसके अलावा वीएचपी के एक नेता हैं डॉक्टर, उन पर भी आरोप लगा। ये कहा गया कि उन्होंने भी ये कहा था कि आग लगा दी जाए, इनको सीधा कर दिया जाए। वो बार बार कह रही थी कि गोधरा में मुस्लिमों ने हिंदुओं को जलाकर मार दिया है, उन्हें अब खलास कर देना है। ये माया कोडनानी ने कहा था, ये गवाह ने ये बातें कही। और वो गवाह ये भी कहता है कि माया कोडनानी के बाद वीएचपी लीडर जयदीप पटेल ने भी भाषण देकर कहा था, साफ कर डालो, कोई बचना नहीं चाहिए, अब हमारी बारी है। इसके बाद भीड़ नारे लगाकर हंगामा और दंगा करने लग गई और उसके बाद में मुसलमानों को जलाया गया, काटा गया, ये तमाम चीज़ें। आशीष खेतान का स्टिंग ऑपरेशन आया, कई सारे अलग अलग स्टिंग ऑपरेशन भी आए जो कोर्ट में भी गए, और कोर्ट ने उन स्टिंग ऑपरेशनों के आवाज़ को, वीडियो को, ऑडियो को सब सही भी माना। जिसमें बाबू बजरंगी ये कह रहा था कि हाँ, नरेंद्र मोदी का हमको समर्थन, कहा है कि हम जजों को बदल कर आपको बचा लेंगे, आपको जेलों से बाहर ले आएंगे। ये तमाम चीज़ों स्टिंग ऑपरेशंस में आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने, अदालत ने इसमें क्या किया?
तमाम आरोपी बरी कैसे हो गए? क्या जो 2-3 हज़ार लोग मारे गए उस वक्त, जो मुसलमान सबसे ज़्यादा मारे गए, जिनकी हत्याएं की गई, क्या उन्होंने आत्महत्याएं की थी? कैसे मर गए वो? क्या एहसान जाफरी खुद अपने आप को उन्होंने जला लिया? खुद ने तलवार से अपने हाथ पैर काट लिए उन्होंने? नरोड़ा पाटिया में 99 मुसलमानों ने क्या आत्महत्या कर ली? नरोड़ा गांव में क्या 11 मुसलमानों ने खुद आत्महत्या कर ली? ये सवाल उठना लाजमी है दोस्तों। कई सवाल हैं ऐसे, और कई चीज़ें ऐसी भी है कि ये तो उसी वक्त इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उस वक्त भी ये चीज़ें आई थी कि जिन्होंने दंगों में साथ दिया उन अधिकारियों को भी आगे बढ़ाया गया, उन नेताओं को भी आगे बढ़ाया गया, और बाद में जिसने क्लीन चिटें दी उन जजों को भी आगे बढ़ाया गया। यह इस देश का संविधान, यह है इस देश का लोकतंत्र। ये सवाल उठना लाजमी है। कई सवाल हैं। कई जगहों पर यह आया कि गवाहों ने गवाही दी, सजा हुई, लेकिन उसके बाद में भी वो लोग जमानत पर बाहर आ गए। स्टिंग ऑपरेशंस हुए, अलग अलग किताबें कई लिखी गई, कई चीज़ें कोर्ट में भी पहुंची। स्टिंग कोर्ट ने माना कि हाँ वीडियो ऑडियो सही है, और इसके अलावा मोबाइल टावर के भी कई, फिर भी कोर्ट ने ऐसा फैसला आखिर क्यों दिया? अब ये आप सोचते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।